इस संस्थान में राजा गंगाधर बाबा संस्थान के आखिरी राजा थे। उनकी पत्नी बहुत बीमार थी और उसमें ही उनका स्वर्गवास हो गया। तब गंगाधर बाबा ने पुनर्विवाह करने की इच्छा की। उन्होंने कहा, विवाह के लिए लड़की सुंदर और कुलीन मिले तो गरीब की भी हम कर लेंगे। इस पर गंगाधर बाबा के लिए वधू का शोध आरंभ हुआ। गरीबों की लड़कियां बहुत देखी, दिखने में सुंदर और गोत्र भी अच्छे थे, परंतु कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि गंगाधर बाबा का आचरण ऐसा था कि वह 2-4 दिन पुरुष वेश त्याग कर स्त्री का भेष धारण करता था। गले में मोतियों की लड़ियां की माला, गुजराती ठुसी, कंठा, हंसली, महुरों की माला पहनकर हाथ में कंगन और चूड़ियां तथा नाक में नथ अनबट आदि स्त्रियों जैसी बातें करता था। इससे गरीब लोग भी कहते थे, ऐसे वर को लड़की देने की अपेक्षा लड़की कुएं में धकेलना अच्छा है। कुछ लोग कहते थे, 8 पखार के शंडों में से वह एक होगा। राजा की प्रथम पत्नी को एक पुत्र हुआ। इस पर भी राजा को पुरुष मानने वाले गरीब लोगों के भी राजा को गोत्र और जन्म पत्रिका नहीं देखना चाहते थे। फिर भी राज्य में नौकरों तथा जनता पर उसका बहुत रोब था। न्याय तथा नीति से सोच समझकर शासन करता था। अंग्रेज लोगों में प्रभावी ढंग से अपना बड़प्पन और अस्मिता बनाए रखता था। एक दिन अंग्रेज अधिकारी ने बाबा साहब से पूछ लिया, आप हर वक्त स्त्री का वेश धारण करते हैं, हर महीने स्त्रियों जैसी अस्पर्श दशा में बैठते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनते हैं, क्या यह सब बातें उचित है? तब बाबा साहब ने उत्तर दिया, अंग्रेज बहादुर के सामने तो पूरब और पश्चिम तथा दक्षिण और उत्तर में जितने भी बड़े बड़े राजा हैं, उन सब ने माथा टेक कर चूड़ियाँ ही पहनी हैं। आपके सामने कोई भी शूर नहीं है, चूड़ियाँ पहनी नहीं ऐसा पुरुष पृथ्वी पर नहीं है। देखो, आप विदेशी होकर भी हमारे देश में हम पर शासन कर रहे हो, इस पर आप समझ गए होंगे। बाबा साहब बड़े अनुशासक थे। निर्धारित समय पर सब काम होना चाहिए, यह उनका नियम था। विलंब होने पर खुद अपने हाथों से कोड़े मारकर उस व्यक्ति को सजा देते थे। बाबा साहब के कारकुन को इस प्रकार की खबर मिली कि श्रीमत महाराज के आश्रय में मोरपन तांबे नाम का कराड़े ब्राह्मण रहता है। उसकी बेटी सुंदर और गौरवनीय है, उसके लिए वर ढूंढा जा रहा है। यह समाचार मिलते ही वह बाबा साहब को जानकारी देकर उनकी आज्ञा से ब्रह्मावर्त पहुंचा। तत्पश्चात गोत्र और जन पत्रिका का विचार करने पर दोनों में भी वेल हुआ। मोरपन तांबे की लड़की देने के लिए सहमत हुए। विवाह संबंध में ब्रह्मावर्त की ओर से मध्यस्थता कराने वाले जोशी बाबा ने ऐसा ठहराव किया कि लड़की के लिए हम झांसी वालों से पैसा नहीं लेंगे, परंतु तांबे की कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरा विवाह करना है। इसका पूरा खर्च झांसी वालों को ही देना होगा और विवाह कराकर झांसी में ही उन्हें रहने के लिए जगह भी देनी होगी। बाबा साहब ने सब बातें स्वीकार कर ली। ब्रह्मावर्त से किराए की गाड़ी लेकर मोरपन लड़की के साथ झांसी आए। शहर में उन्हें रहने के लिए एक हवेली दी। शुभ मुहूर्त देखकर विवाह हुआ। वधू का नाम लक्ष्मीबाई रखा। बाद में संधि के अनुसार मोरपन तांबे का विवाह करवा के दिया। हमने सोचा कि झांसी जाएंगे, वहां पर 2-4 महीने रहेंगे और फिर महायात्रा आरंभ करेंगे। दिल्ली में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई थी, जिनमें बहुत से मनुष्य और जानवर मारे गए। वातावरण में उसकी गंदगी बहुत फैल गई। अनाज और पानी मिलना भी मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप गदर वालों और अंग्रेज़ों ने मिलकर सोचा कि अब कानपुर जाकर लड़ाइयाँ करेंगे। इस प्रकार दिल्ली की लड़ाई खत्म करके सब लोग कानपुर आ गए। रास्ते में बहुत लोग मिले। उसमें अंदर की बात सुनने को मिली कि कानपुर में सब पलटनें जमा हुई हैं। लड़ाई में शिंदे सरकार की मुरारी की पलटन के पास जहरीले तोप गोले थे। उनकी बहुत मदद मिली, जिससे नाना साहब पेशवा विजयी हुए। मुरारी की पलटन में जहर के कुल 11 गोले थे। ऐसे गोले हिंदुस्तान में अन्यत्र नहीं थे। गोले फूटते ही धुआं बहुत निकलता था। वे गोले ऐसे भयानक थे कि उनकी धुआं आदमी की आंखों में जाते ही आदमी अंधा हो जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। गोरे लोगों की पलटनें कानपुर से गंगा तट पर रेत की ऊंची दीवारें खड़ी करके किले जैसी रचना करके उनमें रहती थी। रेत के बोरों की आड़ लेकर वे लड़ाई लड़ रहे थे। बाहर से बहुत प्रयत्न करने पर भी काले लोगों की तोपें रेत के बोरों पर बेअसर होते थे। बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही। मुरार की पलटी नहीं आई और वह भी खूब लड़ाई की, लेकिन कानपुर हाथ ना आया। अंत में अंग्रेजों का व्यू तोड़ने के लिए नाना साहब ने एक नेपाली ब्राह्मण को 500 रुपये देकर कानपुर बुलाया। उसे व्यू दिखाकर उसके आदेश अनुसार तोपों के मोर्चे बांधकर गोलाबारी शुरू की। उस समय मोर्चों पर विष के गोले छोड़े गए, जिसके कारण अंग्रेजों की आंखें फूटने लगी और वे तड़प कर मरने लगे। गोरे लोग बहुत मारे गए। बचे कुचे गंगा की राह से भागना चाहते थे, उन्हें काले लोगों ने पकड़कर कैद कर लिया। कानपुर जीतकर श्रीमत नाना साहब ने गोरे लोगों का सामान, गोला बारूद, तंबू और खजाना वगैरह अपने हाथ में कर लिया। बाजार खुल गए, सब कामकाज चलने लगा। एक दिन गोरे लोगों से भरी हुई अग्नि बोट प्रयाग की ओर जा रही थी। उसमें 60 से 75 तक मेमे
15-20 बच्चे और 15-16 साल के 10-12 युवक होंगे। नाव को ध्रुव घाट के गोलंदाज ने दूरबीन से देखा। उसने तुरंत जाकर श्रीमंत को खबर की। श्रीमंत ने कहा, नाव में यदि स्त्रियां और बच्चे हैं तो उन्हें मत मारो। वह नाव ध्रुव घाट से ब्रह्मोश्वर की ओर जाते हुए भीतेश्वर के निकट गंगा की रेत में फंस गई। यह देखकर गोलंदाज ने फिर नाना साहब से कहा कि अब तो आप हुक्म दे दीजिए, मैं तोप का एक ऐसा गोला छोड़कर सबको मार डालता हूँ। ऐसा कहकर उसने वापस आकर तोप में बत्ती दे दी। उधर नाव में कुछ लोग पानी में उतरकर नाव को निकालने की कोशिश कर रहे थे कि गोला आकर नाव में पड़ा। नाव में बारूद भी था। गोला पड़ते ही वह भड़क उठा। उनमें से 5-6 स्त्रियां, 3-4 बच्चे और 4 पुरुष बच गए। ब्रह्मावत में गोरे लोगों की लगभग 40-50 औरतें तथा 10-15 बच्चे कैद थे। उन पर 25 लोगों का कड़ा पहरा था। प्रतिदिन सवेरे शौच आदि के लिए सब कैदी पहरेदारों के साथ गंगा नदी के किनारे जाकर प्रातः कर्मों से निपटकर फिर वापस आते थे। उनमें से एक स्त्री राजकर्मों में बड़ी चतुर थी। उसने एक भंगिन को 2 महुरे देकर एक पत्र इलाहाबाद के अंग्रेजों तक पहुंचाना कबूल करवाया। उसने अंग्रेजी में पत्र लिखकर शौच के उठते समय उसी स्थान पर छोड़ दिया। संकेत के अनुसार भंगिन वहां से पत्र उठाने लगी कि एक पहरेदार ने देख लिया और तुरंत भंगिन को कैद करके पत्र, मेम और भंगिन को नाना साहब के पास पहुंचा दिया। 25 कोड़े लगते ही भंगिन ने सब कबूल कर लिया। फिर एक अंग्रेजी पढ़ने वाले को बुलाकर पत्र पढ़वाया गया तो उसमें यह लिखा था कि कानपुर काबिज करने के बाद शत्रु लोग ब्रह्मावर्त में आनंद से नाच तमाशा करते हुए बेहोश पड़े हैं। फौज का बंदोबस्त भी ठीक नहीं है, इसलिए शत्रु पर आक्रमण करने का यह समय उत्तम है। इसे सुनकर पलटन के लोगों ने क्रोधावेश से कैदखानों में जाकर वहां की स्त्रियों और बच्चों को तलवार और बंदूकों से गोलियों से निर्दयता से मार डाला।